नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय दौर में जा रहे हैं। 18वीं सदी का भारत और बात होगी एंग्लो मैसूर युद्धों की। ये 1767 से 1799 तक चले थे। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैल रही थी और कैसे उसके सामने एक जबरदस्त चुनौती खड़ी हुई। बिल्कुल। और इस चुनौती का नेतृत्व पहले हैदर अली ने किया और फिर उनके बेटे जो शायद ज्यादा जाने जाते हैं, टीपू सुल्तान। हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन सा युद्ध कब हुआ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मैसूर राज्य इतनी बड़ी शक्ति बना कैसे। सही बात है। हैदर अली और टीपू सुल्तान की रणनीतियां क्या थीं, उनकी सैन्य चालें, उनकी कूटनीति। हाँ, और फिर अंग्रेजों के साथ उनका जो ये लंबा टकराव चला, उसका आखिर नतीजा क्या निकला। बिल्कुल। और खास तौर पर टीपू सुल्तान की जो विरासत है उस पर भी नजर डालेंगे। देखिए, ये सिर्फ तलवारों और बंदूकों की लड़ाई नहीं थी, ये कहानी है महत्वाकांक्षा की। उस जमाने के हिसाब से देखा जाए तो कमाल के सैन्य प्रयोगों की, इनोवेशन की हाँ, इनोवेशन की। और आजादी के लिए एक ऐसी जिद थी जिसने ब्रिटिश साम्राज्य जैसी बड़ी ताकत को भी सच में कड़ी चुनौती दी। हिला कर रख दिया था एक तरह से। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को खोलते हैं परत दर परत। शुरुआत करते हैं मैसूर के उदय से। 18वीं सदी के मध्य में, मतलब मिड 18th सेंचुरी में मैसूर दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत बनके उभरा। जी। और इसका श्रेय जाता है हैदर अली को। उनकी कहानी भी अपने आप में गजब की है। वो कोई राजघराने से नहीं थे, एक आम सैनिक, एक घुड़सवार से शुरुआत की और अपनी काबिलियत के दम पर वो मैसूर के असल शासक बन गए। हाँ, उनकी सैन्य क्षमता और जो उनकी राजनीतिक समझ थी, वो बेमिसाल थी। उन्होंने सिर्फ सत्ता ही नहीं संभाली, उन्होंने मैसूर की सेना को आधुनिक बनाया, बिल्कुल। यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग दी, तोपखाने को सुधारा। हाँ, तोपखाना सुधारा, और बहुत अहम बात, उन्होंने फ्रांसीसियों से दोस्ती की, गठबंधन बनाया, जो उस वक्त भारत में अंग्रेजों के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर थे। बिल्कुल। और हैदर अली का एक सपना था, एक ऐसा भारत जो एकजुट हो, स्वतंत्र हो और जिसमें अंग्रेजों का कोई दखल ना हो। यही महत्वाकांक्षा, यही टकराव का कारण बनी। सही। ये समझना जरूरी है कि उस वक्त दक्षिण भारत में चल क्या रहा था। देखिए, मुगल सल्तनत तो कमजोर हो ही रही थी। मराठा थे, निजाम थे हैदराबाद के, और इन सब के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत तेजी से अपने पैर फैला रही थी। हाँ, कभी व्यापार, कभी संधि, कभी लड़ाई। बिल्कुल। ऐसे माहौल में हैदर अली का एक मजबूत अनुशासित सेना के साथ खड़ा होना कंपनी के लिए सीधी चुनौती था। वो कोई आम राजा नहीं थे, वो एक सीरियस थ्रेट थे। उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, उनका मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उस दौर के हिसाब से बहुत आगे था। और इसी टेंशन के बीच 1767 में पहला एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हो गया और हैदर अली ने इसमें जो किया उसने अंग्रेजों को सच में चौंका दिया। हाँ। उनकी वो मशहूर तेज घुड़सवार सेना, जिसे मूविंग वॉल या चलती दीवार भी कहते थे, उसने ब्रिटिश फौजों को कई जगह हराया। और वो सिर्फ जीते नहीं, वो बढ़ते बढ़ते मद्रास तक पहुंच गए। अंग्रेजों के गढ़ तक। सोचिए जरा, कंपनी के लिए ये कितना बड़ा एक साइकोलॉजिकल झटका रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा झटका। मद्रास की दीवारों तक पहुंचना सिर्फ मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। 1769 में उन्होंने हैदर अली से मद्रास की संधि की। अच्छा। और इस संधि की खास बात ये थी कि दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटा दिए और वादा किया कि अगर कोई बाहर से हमला करेगा तो एक दूसरे की मदद करेंगे। ये उन शुरुआती मौकों में से था जब कंपनी को किसी भारतीय शक्ति के सामने झुकना पड़ा, मतलब बराबरी की शर्तों पर संधि करनी पड़ी। ये बराबरी वाला पॉइंट अहम है। हाँ, इससे हैदर अली की इज्जत और ताकत दोनों बहुत बढ़ गई। लेकिन ये दोस्ती, ये बराबरी ज्यादा दिन चली नहीं चली। अंग्रेजों ने अपने वादे तोड़े, खासकर जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो संधि के मुताबिक अंग्रेजों को मदद करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं की। और इससे हैदर अली बहुत नाराज हुए। जाहिर है, उन्होंने फिर फ्रांसीसियों से मदद ली और दोबारा युद्ध की तैयारी की। और नतीजा 1780 में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। हाँ, और इस बार उनके बेटे टीपू सुल्तान, वो भी पूरी तरह से एक्शन में थे। बाप बेटे ने मिलकर पॉलीलोड जैसी जगहों पर अंग्रेजों को जबरदस्त शिकस्त दी। लेकिन इस युद्ध के बीच में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई कैंसर से। जी, ये मैसूर के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी थी।
हाँ, लेकिन टीपू सुल्तान जो उस समय शायद 32 साल के थे, उन्होंने फौरन कमान संभाली। और युद्ध जारी रखा। न सिर्फ जारी रखा, बल्कि सेना का हौसला भी बनाए रखा और कई मोर्चों पर अंग्रेजों को पीछे भी धकेला। ऐबर की मौत के बाद टीपू का इस तरह से लीडरशिप लेना और युद्ध को इतने प्रभावी ढंग से जारी रखना, ये उनकी काबिलियत दिखाता है। सही। वो सिर्फ अपने पिता के साए में नहीं थे, वो खुद एक काबिल जनरल और स्ट्रैटेजिस्ट थे। सही। खैर, 4 साल लड़ाई चली और फिर 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। अच्छा, ये दूसरी संधि। हाँ, दूसरी। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके लौटाए, युद्धबंदियों को छोड़ा। फिर से ये संधि भी लगभग बराबरी के लेवल पर हुई। फिर से बराबरी। हाँ, उस जमाने में जब कंपनी अक्सर भारतीय राजाओं पर अपनी शर्तें थोपती थीं, टीपू सुल्तान से उन्हें दोबारा एक तरह से बराबरी की संधि करनी पड़ी। ये टीपू की शुरुआती ताकत दिखाता है। हाँ, ये बराबरी की शर्तें, ये बात बार बार आ रही है। लगता है मैसूर वाकई एक कांटा बना हुआ था अंग्रेजों के लिए। बिल्कुल। लेकिन शांति फिर भी नहीं आई। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 92 तक। जी। और इसकी वजह बनी टीपू का त्रावणकोर पर हमला करना। त्रावणकोर उस समय अंग्रेजों का सहयोगी था। हाँ, एलाई था। तो अंग्रेजों ने कहा ये तो संधि का उल्लंघन है, और इस बार वो ज्यादा तैयारी से आए। हाँ, इस बार वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थे। गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस खुद लीड करने आए। अच्छा। और उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत नहीं लगाई, उन्होंने मराठों और निजाम को भी अपने साथ मिला लिया। ओहो, तो मतलब टीपू इस बार अकेले पड़ गए, 3 तरफ से घिर गए। बिल्कुल। ये तीसरा युद्ध टीपू के लिए बहुत भारी पड़ा। एक तरफ वो अकेले, दूसरी तरफ ब्रिटिश, मराठा निजाम का तगड़ा गठबंधन। इसके बावजूद उन्होंने लड़ाई जबरदस्त लड़ी। और यहीं पर उनकी एक और खूबी सामने आती है, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। अच्छा। इसी युद्ध में टीपू की सेना ने अपने वो मशहूर रॉकेटों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। हाँ, ये रॉकेट, इनके बारे में थोड़ा और बताइए। सुना है ये कुछ अलग थे। हाँ, ये बहुत अलग थे। देखिए, रॉकेट तो पहले भी इस्तेमाल होते थे, कहीं कहीं बांस के बने हुए। लेकिन टीपू के रॉकेट दुनिया में शायद पहले ऐसे रॉकेट थे जिनमें लोहे की केसिंग थी, मतलब आयरन केसिंग। अच्छा, लोहे की, उससे क्या फर्क पड़ता था? बहुत फर्क पड़ता था। लोहे की केसिंग की वजह से रॉकेट ज्यादा प्रेशर झेल सकते थे, मतलब उनमें ज्यादा बारूद भरा जा सकता था। तो वो ज्यादा दूर तक जा सकते थे, उनकी मारक क्षमता ज्यादा थी, पारंपरिक बांस वाले रॉकेटों से कई ज्यादा असरदार। कितनी दूर तक अंदाजन? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी रेंज लगभग 2 किलोमीटर तक हो सकती थी। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ज्यादा था। 2 किलोमीटर, कमाल है। हाँ, अंग्रेज सैनिक इन रॉकेटों से बहुत परेशान हुए थे। इनकी आवाज, इनकी आग, इनसे खौफ पैदा होता था। हालांकि ये युद्ध का नतीजा नहीं बदल पाए। तो मतलब युद्ध के मैदान में ऐसी तकनीक, लेकिन जैसा आपने कहा गठबंधन की ताकत ज्यादा थी। हाँ, ताकत ज्यादा थी। टीपू को आखिरकार हार माननी पड़ी। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और ये संधि टीपू के लिए बहुत भारी पड़ी है ना? बहुत भारी, बहुत अपमानजनक भी। इस संधि में टीपू को अपना लगभग आधा राज्य देना पड़ा। आधा राज्य? हाँ, अंग्रेजों और उनके सहयोगी मतलब मराठा और निजाम को उन्हें बहुत भारी हर्जाना भी देना पड़ा। और सबसे जलील करने वाली शर्त यह थी कि जब तक वो हर्जाना नहीं चुकाते, उन्हें अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक बनाकर भेजना पड़ा। अपने बेटों को? जी। इस संधि ने मैसूर की कमर तोड़ दी। उनकी मिलिट्री ताकत, उनकी इकोनॉमिक ताकत सब बहुत कम हो गई। ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात, इन रॉकेटों ने अंग्रेजों को बहुत इंप्रेस किया। अच्छा, हार के बावजूद? हाँ, उन्होंने इन रॉकेटों पर स्टडी की। बाद में एक अंग्रेज थे, विलियम कॉन्ग्रीव, उन्होंने इन्हीं मैसूरी रॉकेटों के डिजाइन पर बेस्ड कॉन्ग्रीव रॉकेट बनाए, जिनका इस्तेमाल अंग्रेजों ने नेपोलियन के खिलाफ युद्धों में भी किया। तो एक तरह से मैसूर का ये इनोवेशन आगे चलकर ग्लोबल मिलिट्री टेक्नोलॉजी का हिस्सा बना। वाह, ये तो गजब की बात है। मतलब हार में भी एक तरह की तकनीकी जीत छुपी थी। आधा राज्य चला गया, बेटे बंधक बन गए। ये तो किसी भी राजा का हौसला तोड़ देता। लेकिन लगता है टीपू सुल्तान का जज्बा अभी बाकी था। बिल्कुल बाकी था। टीपू ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने अगले कुछ साल अपनी ताकत फिर से जोड़ने में लगाए। उन्होंने फिर से फ्रांसीसियों से कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि नेपोलियन को भी चिट्ठियां लिखी। नेपोलियन को? हाँ, वो अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहते थे, अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहते थे। लेकिन उस समय जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेलेस्ली, वो विस्तारवाद के पक्के समर्थक थे। अच्छा। उन्होंने टीपू के इन फ्रांसीसी संपर्कों को बहाना बनाया और 1799 में चौथा और आखिरी एंग्लो मैसूर युद्ध छेड़ दिया। और ये युद्ध टीपू सुल्तान के जीवन का आखिरी सफर साबित हुआ। जी। लड़ाई उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के किले तक आ पहुंची। अप्रैल-मई 1799 में किले को घेर लिया गया। हालात कैसे थे टीपू के लिए? बहुत खराब। सेना कम थी,
रसद कम थी, और सबसे दुखद, उनके कुछ अपने ही लोग अंग्रेजों से मिल गए थे। गद्दारी हुई। ओह, फिर भी जब अंग्रेजों ने कहा कि सरेंडर कर दो, तो कहते हैं टीपू ने जवाब दिया था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। वाह। 4 मई 1799 अंग्रेजों ने किले पर आखिरी हमला बोला। टीपू सुल्तान खुद मैदान में उतरे। वो लड़ते रहे आखिर तक? आखिर तक। वो किले के एक दरवाजे के पास लड़ते हुए मारे गए। जब लड़ाई खत्म हुई, किले पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। तब उन्हें टीपू का शव मिला, बाकी सैनिकों के शवों के बीच। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया? नहीं किया। टीपू की ये मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट का रखना था। उनका इस तरह लड़ते हुए मरना, सरेंडर न करना, ये उनके प्रतिरोध का सिंबल बन गया। हाँ। इसने उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए हीरो बना दिया। ये दिखाता है कि उन्होंने आजादी के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया था। और उनके बाद मैसूर का क्या हुआ? मैसूर की आजादी खत्म हो गई। राज्य का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों और उनके सहयोगियों ने आपस में बांट लिया, और नाम के लिए पुराने वोडेयार वंश के एक बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया, जो पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में था। तो क्या हम ये कहें कि ये टीपू सुल्तान की कहानी का अंत दुखद है? एक बहादुर राजा जो हार गया। अंत तो दुखद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कहानी सिर्फ हार की नहीं है। टीपू सुल्तान की विरासत, उनकी लेगेसी, वो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और स्थायी भी है। हाँ, वो युद्ध हारे, उनका राज्य छिन गया, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस वक्त की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर को 2 दशकों से ज्यादा तक टक्कर दी, वो अपने आप में असाधारण था। सही। उनका साहस, उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स और खासकर उनका वो तकनीकी दिमाग, जैसे वो रॉकेट, ये सब उनकी विरासत का हिस्सा हैं। और ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद होके नहीं रह गई है ना? बिल्कुल नहीं। टीपू सुल्तान बाद के दशकों में, खासकर जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला, तो वो प्रेरणा के एक बहुत बड़े स्रोत बने। कई राष्ट्रवादी नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने उन्हें एक ऐसे हीरो की तरह देखा जिसने विदेशी ताकत के आगे सिर नहीं झुकाया, अपनी आजादी के लिए जान दे दी। वो शेर वाली छवि। वो शेर का सिंबोलिज्म बहुत पावरफुल साबित हुआ, जैसा हमारे स्रोतों में भी आता है। उनके शासन के कुछ तरीकों पर आज भले ही अलग अलग विचार हों, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो संघर्ष था, वो भारतीय इतिहास का एक बहुत अहम चैप्टर है। उनका फोकस विदेशी क्षमता पर था, चाहे वो मिलिट्री हो या एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात भी बाद के राष्ट्रवादियों के लिए अहम बनी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हैदर अली ने एक ताकतवर राज्य की नींव रखी और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी। ये एंग्लो मैसूर युद्ध हमें क्या सिखाते हैं? ये सिर्फ लड़ाइयों की लिस्ट नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, मुश्किलों में भी इरादा कितना पक्का होना चाहिए, और कैसे कैसे जरूरत पड़ने पर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन भी लड़ाई का एक हथियार बन सकता है। हाँ, निश्चित रूप से इन युद्धों ने सिर्फ दक्षिण भारत का नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे भारत का भविष्य तय करने में भूमिका निभाई। टीपू की हार ने अंग्रेजों के लिए भारत में अपना साम्राज्य फैलाना आसान कर दिया, लेकिन साथ ही टीपू के प्रतिरोध ने आने वाले संघर्षों के लिए एक मिसाल भी कायम की। उनका मिलिट्री स्किल, रॉकेट जैसी टेक्नोलॉजी और उस जमाने की सुपर पावर को सीधी चुनौती देने का जज्बा, ये सब मिलकर उन्हें इतिहास में एक बहुत अहम और दिलचस्प शख्सियत बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये अपनी शर्तों पर जीने की, अपनी पहचान बचाने की और बाहरी दबाव के सामने आत्मनिर्भर होने की लड़ाई की भी कहानी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। टीपू सुल्तान जैसे शासक, जिन्होंने सिर्फ राजनीतिक और सैन्य लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि टेक्नोलॉजी पर, आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया, जैसे वो रॉकेट्स बनाए उन्होंने, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेजों को किस हद तक सोचने पर, अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया होगा? ये सोचने वाली बात है। और क्या उनके इस नजरिए से कि बाहरी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत, अपनी तकनीक बनाना जरूरी है, क्या इससे आज के इस बदलते हुए ग्लोबल माहौल में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी इनोवेशन के बारे में कोई सबक या प्रेरणा ली जा सकती है? सोचिएगा जरूर।